वेलकम। आज हम लोग फिर आखिरी बार बहुत कुछ प्लान किया था। आज मेरा सीजीएल का एग्जाम है 1 बजे 1:30 बजे सेकंड शिफ्ट में। और हमने बहुत कुछ प्लान किया था, हम कर नहीं पाए। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग बस एक फॉर्मूला शीट रिवीजन कर लेते हैं, और ताकि हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली जा पाए। मैं 8 बजे निकलूंगा, और मे बी, हाँ। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अ, विचित्र सी फीलिंग रहती है ना। और इसको हम लोग कर लेते हैं। ये मैंने कल 2 दिन में बैठ के अभी बनाया है। अभी शाम, मतलब कल शाम तक भी बना रहा था मैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं निकल चुका हूँ एग्जाम देने के लिए। रास्ते में भी मैं गाड़ी में रिवीजन करता जाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सवाल आते हैं, 1-2 सवाल। उसमें मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है। अगर n टर्म्स होंगे तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज टर्म्स, है ना। और हार्मोनिक मीन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ठीक है। ग्रुप डेटा होगा तो कैसा होगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे होगा कि भाई, उसमें हम डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। एक मीन अज्यूम कर लेते हैं ए, सारे ऑब्जर्वेशन में से मीन घटाते हैं, तो d1 = x1 - a ऐसा करके। और फिर फॉर्मूला होता है x bar = एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये हो गया। मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या होता है, अगर n ऑड हो तो n n/2x टर्म मीडियन होता है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो n/2x टर्म जो है वो होता है। फिर अगर n इवन हो तो n/2x टर्म प्लस n/2 प्लस 1x टर्म बाई 2, है ना। अब मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा जो है वो है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू एच, है ना। L जो है वो लोअर लिमिट है, n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव समझते हैं ना कि वो जो बगल में जोड़ करके लिखा जाता है, पिछला वाला भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अरेंज तो करना पड़ेगा, अरेंज लोअर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ता है इसमें भी, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और एच क्लास साइज है, ठीक है। मोड अनग्रुप डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर। अच्छा, इसमें एक ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला छूट गया। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस मीन एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाई n-1 इंटू सिग्मा क्यूब, ठीक है ना। इसमें सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखिए, एक और चीज हमको जानना है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्क्यूनेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला वगैरह थोड़ा पता चल जाए ना इसमें तो अच्छा रहता है, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस एंड द स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, ये तो इतना तो जानते हैं। हाँ, ये ना, ये हुआ फॉर्मूला। भाई ये वाला लिखना चाहिए था मुझे, है ना। लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स
मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई एम श्योर कि इस पे सवाल बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, समझ गया। आइए, मोड निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर मोड होता है ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, एफ नॉट जो है प्रिसीडिंग है, एफ वन जो है सक्सीडिंग है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब आ जाइए, प्लेन ज्योमेट्री में अपोलोनियस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर टू टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम जो होता है उसमें होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू सी डी, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स प्लस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सर्कल में ये देखो ए बी और सी डी डायरेक्ट टेंजेंट्स होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और ए डी और बी सी जो है वो ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स का जो लेंथ है वो होता है एल इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, और आर वन आर टू क्या है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स में आर वन प्लस आर टू होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। यहाँ डी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स, और आर वन आर टू जो है वो है रेडियस ऑफ सर्कल्स। अब आ जाइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये इस तरह का एक फिगर है जिसमें मतलब तीन सर्कल्स है, उसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, रेडियस आर है तो टू आर जो है वो लेंथ है उस ट्रायंगल, मतलब साइड्स का ट्रायंगल का लेंथ है। तो उसमें जो आपका क्या कहते हैं, वो जो एकदम अंदर में जो एरिया है ये अजीब सा, उसका जो एरिया होता है वो होता है रूट टू, सॉरी क्या बोल रहे हैं, रूट थ्री माइनस पाई बाई टू इंटू आर स्क्वायर, है ना। रूट थ्री माइनस पाई बाई टू इंटू आर स्क्वायर। यस, है सिंपल भी है कि रूट थ्री बाई फोर आर स्क्वायर, रूट थ्री आर स्क्वायर जो है ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, और फिर थ्री टाइम्स वन सिक्स यानी यानी कि वन हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। बस आ गया आंसर। उसके बाद ये जो है इसका जो पेरीमीटर है वो है 6r प्लस 2 पाई आर। ठीक है ना, 6 प्लस 2 पाई इंटू आर। ये समझ में आ गया। पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल क्या है भाई साहब, नहीं, एक्सटीरियर एंगल का कितना होता है पॉलीगॉन में, 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स, है ना। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 2n माइनस फोर इंटू 90 डिग्री, है ना। और तो फिर एक एक एंगल कितना होगा, तो उसको n से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, और नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन n इंटू n माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में सब जानते ही हैं, ये तो सिंपल सिंपल है फॉर्मूला, इसमें कोई जानने लायक है नहीं। ठीक है ना। हाँ, फ्रस्टम, फ्रस्टम में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 πh इंटू आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इज पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यस, एल जो है स्लैंट हाइट है, और टोटल सरफेस एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है, भूलना नहीं, फ्रस्टम भूलना नहीं भगवान के लिए। सबसे बड़ा जो क्यूब आप किसी स्फीयर के अंदर डाल सकते हैं उसका उसका जो साइड होगा वो होगा 2r/√3, है ना, ये निकाल भी सकते हैं। और सबसे बड़ा जो स्फीयर आप किसी कोन के अंदर डाल सकते हैं उसका रेडियस होगा स्मॉल r/√3, जहां स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है। ठीक है ना।
हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसका जो स्लैंट हाइट होना चाहिए वो 2 टाइम्स रेडियस होना चाहिए, है ना। तो और दूसरा कि अगर एक हेमिस्फेयर में आप सबसे बड़ा क्यूब डालना चाहते हैं तो उसका साइड का लेंथ होगा अ, कितना, √2/3 टाइम्स ए, जहाँ ए है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, है ना। अब कोई अथी है, क्या कहते हैं, कोई एक 3D फिगर है, सॉलिड है, उसका 3 साइड्स होता ही है। वो तीनों साइड्स अगर एक्स परसेंट, वाई परसेंट और जेड परसेंट से बढ़ जाता है तो वॉल्यूम में कितना का चेंज आएगा? आंसर इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ सब प्लस माइनस है, बढ़ना घटना, अगर घट रहा है तो माइनस करना होगा। तो प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 100 स्क्वायर, इतना परसेंट आएगा। अगर सिर्फ दो साइड से 2D फिगर की बात हो रही है तो प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, है ना भाई। उसके बाद आ जाइए पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एरिया में एरिया ऑफ rhombus half d1 d2, area of trapezium half into sum of parallel sides into h, area of kite half into d1 d2, जहां पे d1 d2 जो है वो डायगोनल का लेंथ ही है। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इन अ सर्कल, ठीक है, सो वो होगा √2r का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाइए एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज हाउ मच, n/2 ar, जहां n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन और ए आर, आर जो है वो सेंटर से लेकर के बेस पे है और बेस का लेंथ ए है। इसमें आप ट्रायंगल का देख लीजिए, ट्रायंगल में ये जो सेंटर से ये दूरी होती है ये होती है कुछ 1/3, है ना। तो 1/3 ऑफ द होल लेंथ, है ना। और 3 साइड्स होते हैं तो 3 3 कट गया, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना, वैसे ही करके। अब आ जाइए अगर क्या कहते हैं ए परसेंट और बी परसेंट से, हाँ तो ये वाला तो फॉर्मूला कर चुके हैं हम लोग। अब आ जाइए क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो इतना याद रखिए कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है और आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है, ठीक है। अगर फॉल्टी क्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग तो फॉल्टी क्लॉक में ये फॉर्मूला कैसे लिखे हैं वो दिख ही नहीं रहा है। हाँ ओके, 720/11 है ना वहां पे, 720/11। देखिए फॉल्टी क्लॉक में क्वेश्चन आएगा कि एक क्लॉक है जो फॉल्टी है और जिसमें मिनट हैंड मान लीजिए एम मिनट्स लगा रहा है आवर हैंड को ओवरटेक करने में। तो कितना टाइम गेन या लूज हो चुका है क्लॉक का? तो आंसर इज 720/11 माइनस एम टाइम्स 60 × 24/M, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको बार बार अभी देखेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है। बाकी क्लॉक रिलेटेड 0 डिग्री का एंगल उनके बीच में कब होगा? एन और n+1 क्लॉक के बीच में, तो 60/11 टाइम्स n इसमें होगा। फिर 90 डिग्री का एंगल कब होगा? तो 90 डिग्री का एंगल होगा अगर 6 डिग्री होता है 1 मिनट में, तो 90 डिग्री होगा कितना मिनट में? 15 मिनट में। तो 5n ± 15 टाइम्स 12/11, ये तो है। हाँ फॉर्मूला डराइव कर दिए। चलिए 180 डिग्री का एंगल कब होगा? अगर 6 डिग्री होती है 1 मिनट में तो 180 डिग्री होगी 30 मिनट में। तो 5n प्लस 30, सॉरी हाँ -30 टाइम्स 12/11। तो -30 अगर n ग्रेटर देन 6 हो और n लेस देन 6 हो तो +30, ठीक है। ये हमको लेस देन 6 हो तो +30, ये हमको बार बार देखना होगा। टी मिनट्स का अगर है कि मिनट और आवर हैंड के बीच टी मिनट्स का थी हो, तो वो टी मिनट्स कैसे होगा? 5n ± t टाइम्स 12/11 मिनट्स पास्ट 10 o'clock, ठीक है। कैलेंडर्स में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर जब बीतता है, एक साल बीतने के बाद सेम डेट पे डे बदल जाता है, एक दिन बदल जाता है ना। लीप ईयर में 2 दिन बदल जाता है।
ठीक है ना। दो तरह के सवाल आते हैं कैलेंडर से, एक कोई डेट दिया रहेगा, उस पर डे दिया रहेगा, और फिर अगला डेट पे डे पूछेगा, ठीक है। तो वहां से वहां तक काउंट कर लीजिए, उसको 7 से भाग दे दीजिए तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डे नेम के साथ, ठीक है। फिर दूसरा है कि भाई साहब सिर्फ पूछ दिया डे और डेट, किसी डेट पे डेट डे पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा कि आप 0 AD से लेके अभी तक का पूरा ईयर और तारीख के साथ कैलकुलेट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो अगर 1950 का पूछ रहा है तो 1600 प्लस 300 प्लस 50 नहीं 49 और प्लस फिर दिन, है ना। तो 1600 में तो एक को लीप मतलब कंप्लीट है तो उसमें एक को ऑड डे नहीं होगा। 300 में कुछ एक ऑड डे होता है ना। और क्या नाम है इसका, 49 साल में क्या गो होता है, तो 49 साल में 12 गो लीप ईयर होता है, तो 12 दूनी 24 और प्लस 37, है ना। तो 7 4 11 3 2 5 6 61 वो ऑड डे होगा, है ना। प्लस आपका 26 जनवरी मान लीजिए है, तो 26 तारीख तक, है ना। और 5 ऑड डे मान लीजिए, है ना। तो 5 1 6, है ना, और 61 67, है ना। और हाँ, तो 4 ऑड डे, 4 ऑड डे का मतलब है, 0 का मतलब संडे, एक का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे था उस दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन E2 स्लैश इंटरसेक्शन E1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन E1। E1 याद रखना है, E2 नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको दिख नहीं रहा होगा, हमको दिख रहा है। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, और अगर एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई दिया हुआ है, इसका मतलब है कि या तो एक्स और वाई बराबर है या फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन है ना। और ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। अगर एन इवन है तो एनसीआर का ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा एनसी n/2। अगर एनसीआर एन ऑड है एनसीआर में, तो एनसीआर का ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा एनसी n+1/2 या एनसी n-1/2। एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस डॉट 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 एनसी एन इज इक्वल टू टू द पावर एन, है ना। एनसी जीरो प्लस एनसी टू प्लस एनसी फोर ऐसे डॉट 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 इज इक्वल टू एनसी वन प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी फाइव डॉट डॉट इज इक्वल टू टू द पावर n-1, ठीक है। अगर p प्लस क्यू थिंग्स है ना, और आपको अरेंज करना है, एक फ्रूट चार्ट बनाना है, इस टाइप का करना है, तो p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन माइनस वन, इतना तरीका है ना। अगर आपको n चीज में से r चीज जो है कॉन्जिक्यूटिव चीजों का एक सेट बनाना है, तो कितना तरीका है, n-r+1, ये तो अल्फाबेट से भी हम लोग जानते हैं, है ना। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, इससे बहुत सवाल आते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सिंपल है, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में। कि भाई अगर ईयर ऐसे दिया रहे, पहली बात तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो तो रेट डबल हो जाएगा, टाइम हाफ हो जाएगा। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हो तो रेट r/4 हो जाएगा और टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे होता है। अगर टाइम पीरियड जो है मिक्स फ्रैक्शन है n होल a/b, तो फॉर्मूला है p इंटू अमाउंट का, p इंटू 1+r/100 टू पावर n इंटू 1+a/b r/100। यस, अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम बताते हैं। अगर प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट जो है वो x1 टाइम्स हो गया है, और एक्चुअली ये इंटरेस्ट नहीं होगा, ये प्रिंसिपल ही होगा, है ना। अमाउंट जो है वो x1 टाइम्स हो गया है, x1 टाइम्स नहीं, n1 टाइम्स हो गया है प्रिंसिपल के x ईयर्स में, और n2 टाइम्स हो गया है y ईयर्स में। भाई एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, हम अच्छा से ढंग से यहाँ पे फॉर्मूला लिखे ही नहीं, गलती हो गया। अरे यार, ढंग से राइटिंग बना के लिखते हैं ना, दिखाए हमको खुद दे, आप बताओ ना, खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा दिन आ गया।
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट x टाइम्स हो गया n1 ईयर्स में और y टाइम्स हो गया n2 ईयर्स में, अच्छा तो x और y जो है वो टाइम्स है, ठीक है, और n1 n2 जो है वो टाइम पीरियड है, कि मतलब x1 टाइम्स p हो गया है n1 ईयर्स में, और y टाइम्स p हो गया है n2 ईयर्स में, तो x टू द पावर 1 बाई n1 इज इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई n2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा देखना। ये सब तो है कि हाँ भाई सेम रेट और सेम प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो अलग अलग, तो फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डी वो होगा P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये 2 साल के लिए, और P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर बटे मतलब इंटू 300 प्लस आर बटा 300, 300 बटा 300 प्लस आर बाई 100, ये होगा आर मतलब टाइम ग्रेटर देन 2 ईयर्स के लिए, नहीं ये 3 ईयर के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 2 ईयर नहीं 3 ईयर के लिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स का क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में 3 फॉर्मूला थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए लोन दिया हुआ है कि ₹P का लोन है और उस पर R% इंटरेस्ट देना है पर एनम, और उसमें n इक्वल मंथली इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, ठीक है। तो बताना है कि वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो आंसर है ₹P डिवाइडेड बाई 100 प्लस P बाई 100, सॉरी 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R प्लस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R टू द पावर n, ठीक है। नीचे n टर्म्स होगा सब 100 बाई 100 प्लस R का मल्टीपल, ठीक है। अब आ जाइए कि Z डेट हो, ठीक है, डेट दिया है पिछली बार की तरह, n इंस्टॉलमेंट्स भी दिया हो कि n इंस्टॉलमेंट में देना है, और वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दे दे कि ₹P देना है, तो फिर Z इज इक्वल टू NP प्लस PR बाई 100x प्लस सॉरी इंटू n इंटू n माइनस 1/2। ये जो x है वो है ईयरली पेमेंट अगर करना है तो x की वैल्यू 1 होगी, अगर हाफ ईयरली करना है तो 2 होगी, मंथली करना है तो 12 होगी, है ना। तो ऐसे करके NP प्लस PR बाई 100x इंटू n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ₹P लोन हो और अगर T ईयर्स में लौटाना हो R% इंटरेस्ट पे, तो एनुअल पेमेंट कितना रहेगा, वो रहेगा 100P डिवाइडेड बाई 100T प्लस PR इंटू n माइनस 1/2, नहीं गलती कर दिया, n तो दिया ही नहीं हुआ है, P दिया है, R दिया है, T दिया है, ठीक है ना। तो एनुअल पेमेंट है 100P डिवाइड बाई 100T प्लस RT इंटू T माइनस 1/2, यस करेक्ट। इसको जाते हुए भी एक बार देख लेंगे ताकि याद हो जाए। अब आ जाइए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखना है, MDH बाई WR, MDH बाई WR कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, अगर मैन और वुमेन दिया रहा है तो मैन को विमेन में कन्वर्ट कर लेना या विमेन को मैन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मैन नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, H हो गया, डिवाइड बाई W वेजेस, और H मैंने H क्या होता है, नहीं R सॉरी R क्या होता है, नंबर ऑफ मैन डेज आवर वेजेस, और R से क्या होता है भाई, R भूल गए भाई मेरे पता चलेगा कि भूला आ गए, ऐसे चलेगा काम, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए, अच्छा वेजेस R है, W नहीं है, W तो वर्क है, W वर्क है, W काम है, और R उसका रेंट है, मतलब वेजेस है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बाई बी इजिकल टू बी बाई सी। आपका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी सी एक्स, तो एक्स है, सी उसमें थर्ड प्रोपोर्शन है, बी उसमें सेकंड प्रोपोर्शन है, ए उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। पार्टनरशिप होती है दो तरह की, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है कि जितना आप कंट्रीब्यूट किए उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, शेयर जितना है आपका उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपाउंड पार्टनरशिप में होता है कि जितना आप शेयर किए मल्टीप्लाइड बाई जितना मंथ के लिए किए हैं, वो आपका प्रॉफिट का शेयर होगा, ठीक है ना।
चलिए, और कुछ मिक्सचर क्या कहते हैं, मिक्सचर से रिलेटेड दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेसिक कॉमन सेंस याद रखना है, और क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, है ना। और दूसरा कि मान लेते हैं कि x यूनिट्स ऑफ प्योर लिक्विड है, उसमें से y यूनिट्स लिक्विड हटा करके पानी मिला दिया जाता है, तो बताना है कि n टाइम्स के बाद उसमें कितना प्योर लिक्विड बचेगा। आंसर इज x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। ठीक है, सही। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में चार बातें हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू एसपीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, लॉस इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस सेम है और दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले पे 20% x% प्रॉफिट, दूसरे वाले में x% लॉस, तो ओवरऑल लॉस x स्क्वायर बाई 100%, है ना। तो फिर आ जाइए कि भाई साहब ए रुपया सेलिंग प्राइस है किसी चीज का, है ना, तो उस पर x गेन होता है, और अगर बी रुपया उसका सेलिंग प्राइस कर दीजिए तो उतना ही x लॉस हो जाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब देखिए यह है कि कॉस्ट प्राइस बी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो मिल गया हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए गेन या लॉस परसेंट, तो वो होगा बी माइनस ए बाई ए टाइम्स 100%। यहाँ पे बी जो है वो कॉस्ट प्राइस का है आर्टिकल्स, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो प्रॉफिट होगा, बी लेस देन ए है तो लॉस होगा। अगर सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स बी है और सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स ए है, तो अगर आपसे गेन या लॉस परसेंट पूछा जाए तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स 100%। नहीं, उल्टा बोल दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल्स है। ठीक है ना, अब देखिए सक्सेसिव गेन्स के बारे में बात करते हैं। पहला गेन हुआ a% का, अगर उसको x रुपया और में बेचता तो b% का गेन होता। तो बताइए कि उसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आंसर इज रुपीज x डिवाइड बाई b माइनस ए इंटू 100%। ठीक है ना, अब पहला लॉस हुआ a% का, अगर उसका x रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसको b% का गेन होता, तो द आंसर इज कॉस्ट प्राइस रुपीज x बाई a प्लस बी इंटू 100%, b प्लस ए इंटू 100%। ठीक, यहाँ b माइनस ए है ना, यहाँ b प्लस ए है, क्योंकि फर्स्ट वाला लॉस था तो माइनस मिलेगा, तो b माइनस माइनस ए इज b प्लस ए। डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो वो होगा 1 माइनस आर बाई 100 टू मतलब इंटू एमपी मार्क प्राइस। यहाँ आर जो है वो डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना, अब अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का बात कर दिया जाए कि R1% R2% और मार्क्स प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 माइनस R1 बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 बाई 100 इंटू मार्क्स प्राइस। अब अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में नेट प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए या नेट डिस्काउंट परसेंटेज देखा जाए तो वो होगा R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाई 100, है ना, और ये परसेंट याद रखना कि ये उससे डिफरेंट है, वो चेंज इन वॉल्यूम वाले से, वो है प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही है ना। एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ, वहां पे प्लस है और वो प्लस माइनस दोनों इस पे है कि वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, यहाँ खांटी माइनस है। ठीक है ना, फॉल्स वेट, फॉल्स वेट में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितना ग्राम को 1 केजी बोल रहा है, तो फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1000 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100%। ठीक है ना, बाकी कॉमन सेंस नहीं बोलना है। परसेंटेज में देख लीजिए कि अगर R% से किसी चीज का प्राइस बढ़ता या घटता है तो उसका कंजम्पशन कितना से घट जाएगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, R बटा 100 प्लस माइनस R इंटू 100%। यहाँ प्लस और माइनस जो है वो डिपेंड करता है कि प्राइस इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। ठीक है, अगर नेगेटिव है, अगर प्राइस डिक्रीज किया है तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज किया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट एक्सपेंडिचर ना हो। नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सक्सेसिव
प्राइस इंक्रीज, तो ये यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 ये होगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है वो R% से बढ़ या घट रही है तो n ईयर्स के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी p इंटू 1 प्लस माइनस r बाई 100 टू द पावर n, और अगर n ईयर्स पीछे देखा जाए तो p इंटू p डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस r बाई 100 टू पावर n। ठीक है, ये प्लस माइनस किस लिए है, वो है कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक है, एवरेज में कोई फॉर्मूला नहीं है, एलसीएम एचसीएफ में आपको बस इतना जानना है कि अगर बेल रिंग कर रहा हो और सिमल्टेनियसली वाली बात हो, और या फिर रेस में कोई दौड़ रहा हो साइमल्टेनियसली वाली बात हो, तो एलसीएम लगा देंगे। कॉमन एप्लीकेशंस है कि भाई अगर दे क्वेश्चन की ग्रेटेस्ट नंबर जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करके ए बी सी रिमाइंडर दे, तो वो होगा एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू वाई माइनस बी इंटू जेड माइनस सी। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे और सबको आर रिमाइंडर दे, तो दैट इज एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इन कॉमा वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे करके। ठीक है, अगर लीस्ट नंबर जिसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पे आर रिमाइंडर आए, है ना, तो वो होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, जहां के है एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी। और लास्ट फॉर्मूला लीस्ट नंबर जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे, मतलब एक्स वाई जेड उसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाए बेसिकली, और तीनों में के रिमाइंडर दे, तो है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस के। ठीक है ना, ये आ गया। रिमाइंडर थ्योरम पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ ए रिमाइंडर आता है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में तीन बात है कि भाई साहब एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम वो एक्स माइनस ए से हमेशा डिविजिबल होगा, एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा फॉर इवन एम, और एक्स टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एम वो एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा फॉर ऑड पावर्स ऑफ एम। यस, अब देखिए 7, 13, 17, 37 और 19 इतना का डिविजिबिलिटी रूल आपको भूल जाते हैं, तो इसको देख लीजिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसको 2 से गुना कीजिए और बाकी नंबर जो है उसमें से उसको घटा दीजिए, जैसे 352 है ना, तो 352 में से आप घटा दीजिए, तो 352 का 2 है, 2 दूनी 4, और 35 में से 2 घटा 31, अभी नहीं डिविजिबल हुआ 7 से, मतलब कि 352 भी डिविजिबल नहीं होगा। 37 का क्या है, 37 का है कि जो यूनिट डिजिट है उसको 17 से गुना कर दीजिए और बाकी नंबर को उसमें से उसको घटा दीजिए उसमें से। ठीक है, जैसे 981 है तो 981 में जो एक है उसको 37 से गुना कर दिए, 37 हो गया। अब 98 में से 37 घटा दिए तो आया 61। हाँ, मतलब 481 कर दो, तो 481 में वो 9 नहीं है भाई, वो 4 है। 481 में से एक में 17 गुना किया तो 17, 48 में से 17 घटा दिए तो 8 में 7 1 4। What am I doing? What the hell? अच्छा, ओ दिस इज नॉट 17, दिस इज 11। ओ भाई अभी हम गलती याद कर लेते। 37 जो है, मान लो 481 है, इसमें 1 को 11 से गुणा करना है तो 11 हो जाएगा, 48 माइनस 11 इज 37, डिविजिबल है तो डिविजिबल है, ऐसे ही करके चलना है। 11 7 में 2 से गुणा करना है, 37 में 11 से गुणा करना है, 13 में 4 से गुणा करके ऐड करना है। ठीक है ना, जैसे 338 है उसमें 8 गुने 4 32 हो गया, और 33 में 32 जोड़ दो तो हो गया 65, तो 13 65 से 65 13 से डिविजिबल है तो 338 भी होगा। ठीक है, 17 का क्या है कि 9 को गुना करना है 5 से, 17 में 5 से। ठीक है ना, तो 17 में 5 से गुना करना है तो 45, 28 में से 45 घटा दीजिए -17, -17 डिविजिबल है इसलिए 17 भी डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल होगा। 19 मानो 361 ले लो तो 1 में गुना करना है 2 से, है ना, और 36 में ऐड करना है। जैसे 7 में 2 से गुना करना था लेकिन इसमें घटाना था, इसमें 2 से गुना करना है यूनिट डिजिट को लेकिन ऐड करना है। ठीक है, तो 2 और 36 प्लस 2 38 तो डिविजिबल है तो 19 से भी होगा। तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, 7 में 2 से गुना करके घटाना है, 37 में 11 से गुना करके घटाना है, 13 में
13 में कितना, 13 में 4 से गुना करके घटाना है शायद। हाँ, नहीं घटाना नहीं है, 13 में 4 से गुना करके जोड़ना है ना। 17 में 5 से गुना करके घटाना है, और 19 में 2 से गुना करके जोड़ना है। फेयर है ना। रीजनिंग में आपको सिर्फ यूनिवर्सैलिटी का ध्यान रखना है ना। सारे वेन डायग्राम्स में सही मिले कंक्लूजन तो ही सही मारना है, ठीक है, ये सब दिमाग में करना है। क्यूब्स एंड डाइस, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक क्यूब को पेंट किए 3 साइड से, तो अगर कोई पूछे कि अगर उसका तीनों फेसेस पेंट होने वाला इतना कै गो स्मॉलर क्यूब होगा, तो द आंसर इज 8 गो, है ना। दो फेसेस पेंटेड कै गो होगा, तो n-2 इंटू 12, जहां n जो है नंबर ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना। ठीक है। और वन फेस पेंटेड वाले में क्या होगा, तो n-2 होल स्क्वायर इंटू 12 इंटू 6, ठीक है। और जीरो फेस पेंटेड में कितना होगा, n-2 का क्यूब, ठीक है ना भाई। टोटल n क्यूब स्मॉलर क्यूब्स बन सकते हैं, ठीक है ना। और तो अगर दिया रहे कि 216 को स्मॉल क्यूब्स बना हुआ है, तो क्या को कट लगा होगा। याद रखना n नंबर ऑफ कट्स नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई 216 बना है ना, तो जरूर वो हर साइड पे लगाया होगा, और 3 साइड, मतलब ऐसे 3-3 को कटा होगा, ऐसे 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 काटने पे 3 को कटा होगा, तो 2 बार काटा होगा तो 3 को कट गया, फिर 2 बार काटा होगा तो फिर 6 को कट गया, और फिर ऐसे ऐसे काटा होगा तो 9 को कट गया, ऐसे करके हुआ होगा, तो 6 कट लगा होगा, ठीक है। तो ये है लॉजिक सोचने का। डाइस में सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, एडजेसेंट डाइस में सम ऑफ फेसेस का, जो एडजेसेंट फेसेस का सम जो है वो 7 होता है, ठीक है। ये आ गया आपका, अच्छा ये खत्म हो गया। आपको डाइस वाले में याद रखना है कि कुछ बातें, कि ऑपोजिट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस कभी ऑपोजिट नहीं हो सकती, है ना। और आपको देखना है कि जनरली जनरल डाइस वाला लगा के देखना है, या स्टैंडर्ड डाइस वाला जो लग जाए, कि भाई साहब ऑपोजिट फेसेस सम 7 और एडजेसेंट का 7, ऐसे करके। जनरल वाले में एडजेसेंट का 7, और स्टैंडर्ड वाले में ऑपोजिट का 7। ये सब होने के बाद आपको कॉमन सेंस लेके जाना है एकदम, याद, कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस, भूलना नहीं, ठीक है। ये खत्म हो गया, इसको हम लोग अभी जाते हुए भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, और बाकी तो ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।